हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है पर्सनालिटीज़, फेमस पर्सनालिटीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है। आप लोगों के सजेशंस भी मुझे मिल रहे हैं कि किन पर्सनालिटीज़ को कवर करना है, और उन सभी को मैं देखता हूँ और उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। बाकी आपके यूजीसी नेट के जो डेट्स हैं री एग्जामिनेशन के, वो आ चुके हैं और अगस्त से सितंबर के बीच में होने वाला है सीबीटी मोड में। तो एक बार वो भी देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो मोल्ड करिएगा। आज के जो हमारे फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में बहुत लोग बात करने से डरते हैं जी। इनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड और इनका जन्म हुआ था 1856 में और इनका देहांत हुआ 1939 में। इनको अनकॉन्शियस एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि ये ड्रीम्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और ये अनकॉन्शियस माइंड से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। यानी अचेतन जो मन है, अचेतन हमारा जो दिमाग है, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। ये ड्रीम्स को काफ़ी एनालाइज करते थे और इनके बहुत सारे थ्योरीज फेमस हैं, लेकिन इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि इनका जो थ्योरी था ना, वो कहीं ना कहीं सेक्स के अराउंड ही पूरा रिवॉल्व होता था। इनका जो पूरा का पूरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें इड, ईगो, सुपर ईगो नाम की 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। और ये जो है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जिसे बोला जाता है, उसको इन्होंने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहाँ के ये रहने वाले थे और इन्होंने साइको एनालिसिस को फाउंड किया है ना। साइको एनालिटिक थ्योरी आपने सुना होगा, एक क्लिनिकल मेथड है जिससे कि साइकोपैथोलॉजी में ट्रीट किया जाता है। यानी कि ये जो है डायलॉग के थ्रू पेशेंट और साइको एनालिस्ट बीच में जो भी वार्तालाप होता है, उसके थ्रू जो है ना ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनके वर्क बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली इम्पैक्ट करते हैं साइकोलॉजी, साइकियाट्री, साइकोथेरेपी और उसके अलावा भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स को। तो आज हम जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज सिगमंड फ्रॉइड की ये पूरी की पूरी वीडियो। तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड, इनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था और ये प्रिबॉर नाम की जगह पे, जो कि ज़ेक रिपब्लिक में है, और इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन जो है ना वियना, ऑस्ट्रिया में बिताया। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ाई की थी और इनकी मेडिकल डिग्री 1881 में इन्होंने वहीं से प्राप्त की। स्टार्टिंग में इनका फोकस था न्यूरोलॉजी पे, लेकिन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जो है, जो इनकी रुचि है, वो मानव मन यानी कि जो हमारे ह्यूमन माइंड है, इसके अराउंड आ गई और ये हमारे मन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को स्टडी करने लगे। और इसी से इन्होंने इजाद किया साइको एनालिसिस थ्योरी, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसको आज भी यूज किया जाता है फॉर गिविंग ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे मेंटल पेशेंट्स के केसेस में, है ना। तो आज हम जानेंगे फ्रॉइड के इस पूरे के पूरे प्रकरण को, और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में, जितना अच्छे से बेहतर से मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इन पिक्चर्स को देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ये एक चट्टान है और फ्रॉइड ने बताया कि ये चट्टान हमारी पर्सनालिटी है, जो हम सब के अंदर होती है। हमारी पर्सनालिटी, एक होता है इड, आईडी, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। ठीक, अब इस पिक्चर से आप समझिए कि इड क्या होता है। तो देखिए, इड जो है वो क्या होगा, जैसे आपके अंदर जो है, जो सबसे सेल्फिश आप हो सकते हो, है ना। बहुत लोग होते हैं ना, वो बहुत सेल्फिश होते हैं, तो आप मान सकते हो कि उनका इड जो है उनके ईगो और सुपर ईगो के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इड क्या कहता है? इड कहता है कि जो भी है वो मेरा है, दूसरों के बारे में भूल जाओ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम मुझे मिले, ये इड कहता है। ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादातर इसमें से ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें और लोगों का भी हक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक ज़मीन है और आपके 3 भाई हैं, तो इड कहेगा कि ये पूरी ज़मीन मुझे ही मिल जाती तो बेहतर होता। ईगो क्या कहेगा? ईगो कहेगा कि इस ज़मीन में सबका हक होना चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर सुपर ईगो के बारे में बात करें तो सुपर ईगो क्या कहेगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सुपर ईगो कहेगा कि ये ज़मीन से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये ज़मीन मैं अपने दोनों भाइयों को दे देता हूँ, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। तो मतलब आप कह सकते हो कि सुपर ईगो जो है वो एक तरीके से जैसे एक महात्मा, एक संत होते हैं ना, जो सब कुछ त्याग के और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो वो सुपर ईगो है आपका। और ईगो क्या है? ईगो आपको बैलेंस में रखता है ना। और ज़्यादातर लोग अपने इसी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। जो ईगो आप समझते हो वो वाला ईगो ये नहीं है ना। और इड क्या है? इड जो है वो सबसे सेल्फिश, सबसे ज़्यादा जो आपका बुरा फेस हो सकता है वो इड है। इतना आप समझ लो। देखिए, यहाँ इड में क्या बोलोगे? आई वॉन्ट, आई नीड, सेटिस्फाई मी, मतलब सारे नीड, सारे डिजायर, सारे वॉन्ट्स यहाँ पर
होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो ये बोलेगा कि तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट बट यू कांट, है ना, यू मस्ट नॉट, इट्स नॉट अलाउड। तो सुपर ईगो एक पेरेंट्स के तौर पे समझ सकते हो कि सुपर ईगो जो है वो एक पेरेंट है, ईगो अडल्ट है, और चाइल्ड जो है ना वो इड है। भाई चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड जो है आपसे जिद करने लगेगा, किसी चीज़ पे अड़ जाएगा तो फिर उसके बारे में दूसरी चीज़ें नहीं सोचेगा, वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि सेंट्रिक बिहेवियर होता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में चाइल्ड सोचता है। वही ईगो आएगा तो आप जो है बैलेंस क्रिएट करते हो, है ना। और सुपर ईगो में क्या होता है, पेरेंट्स देखते हो ना, आपके मम्मी आपके पापा सब कुछ त्याग देते हैं आपके लिए, है ना, अब जितना उनसे पॉसिबल हो पाए उससे भी ज़्यादा आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं अपने तौर से करते हैं, तो वो होता है सुपर ईगो। मतलब ये एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा रहा था। तो इड जो है ना, ये देखिए सबसे नीचे है, ये तो सबसे नीचे है, तो इससे क्या मतलब है, इससे ये तात्पर्य है कि इड हमारे अंदर सबसे भीतर वाली जो परत है, सबसे भीतर ये छुपा होता है हमारे पर्सनैलिटी में, इसको हम दबा के रखते हैं। इससे अगर हम दबा के नहीं रखेंगे तो क्रिमिनल्स बन जाएंगे, इसे हम दबा के नहीं रखेंगे तो थीप्स बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इड कहेगा आपसे कि आप जाओ और कहीं से भी पैसे लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, तो ये इड है ना। आप किसी के ऊपर गुस्सा आया और आप कहोगे कि इसको मार दो, तो ये इड है। वही ईगो कहेगा कि क्या आप इसको मारोगे तो आपको जेल भी हो सकता है, आप अगर इसको मारोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ सकते हैं, तो ये ईगो है। सुपर ईगो कहेगा कि क्या बात हुआ अगर उसने आपको मार दिया या डांट दिया या आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं है। जो सुपर ईगो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे एक महात्मा का प्रवचन होता है, तो वैसा है। और ईगो आपका बैलेंस वाला जो फेज़ है, और इड जो है ना वो ईविल फेज़ होता है, यानी कि इसमें शैतान जो होता है वो इड है, इंसान जो है वो आपका ईगो है, और भगवान जो है वो सुपर ईगो है ना। तो आप इससे समझ सकते हो अनकॉन्शियस। तो इसका मतलब ये है कि जो इड है ना वो हमारा अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मतलब इसके पास क्या होता है कि आप जो है ना इसके बारे में ज़्यादातर आपके अंदर बातें छुपी हुई हैं, ये दबी हुई बातें होती हैं, और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर जो है कितनी शैतानी छुपी हुई है, और कितना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को जो है वो इस सोसाइटी में मोल्ड करने के लिए बचा के दबा के रखा हुआ है। एक होता है प्री कॉन्शियस, जिसमें कि ये सारे सुपर ईगो वाली बातें होती हैं, है ना, और इसमें सारा जो आप ये मान सकते हो कि ये एंजल है ना। एंजल क्या होता है, दूसरों के लिए आप सोच रहे हो कुछ, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई सोच रहे हो, तो वो प्री कॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस में यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप इविल, और वहीं कॉन्शियस जो होता है ना वो ह्यूमन बिहेवियर जो भी आप दिखाते हो कॉन्शियसली, आप चेतन मन जो आपका है, आप चेतना में हो, आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनके साथ एक अच्छे लहजे से बात कर रहे हो, तो वो कॉन्शियसली आप कर रहे हो, है ना। और अनकॉन्शियस में आपके क्या बातें छुपी हुई हैं किसी के भी लिए, वो आप जो है ना ऊपर नहीं आने देते हो। तो ये था ये पूरा का पूरा इड ईगो सुपर ईगो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब इनके की थ्योरीज और वर्क की तरफ चलते हैं। तो देखिए साइको एनालिसिस इन्होंने दिया था, मनोविश्लेषण जिसे कहते हैं। तो अगर साइको एनालिसिस यहाँ देखें तो फ्रॉइड के की थ्योरीज़ में से एक है साइको एनालिसिस थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है, और इसको जो है यूज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, है ना, जहाँ पर फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जहाँ पर आपको सपनों की व्याख्या करी जाएगी, है ना, और उससे देखा जाएगा कि आपके सपनों में जो है वो क्या चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में वो बातें छुपी हुई हैं, है ना, आपके अचेतन मन में जो बातें दबी हुई हैं वो आपके सपनों में आती हैं, है ना। और फ्रॉइड बिलीव करते थे कि जो भी अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, जो भी हमारे अंदर छुपी हुई जो है इच्छाएँ हैं, और जो भी हमारे बचपन के अनुभव हैं, जो भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देखते हो कोई भी बच्चा अगर उसको चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया हो, बहुत ज़्यादा उसके साथ हिंसा हुई हो, तो उसके पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से वो जो है समाज में रहने लगता है, और बहुत डरा डरा सा वो रहने लगेगा। तो कहीं ना कहीं फ्रॉइड जो है यही कहते थे कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, और जो हमारे बातें जो हैं हमारे अंदर जो अनकॉन्शियसली छुपी हुई हैं, वही हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करती हैं। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फ्रॉइड ने प्रपोज किया कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वही आपसे बात करूं तो ये ईगो वाला पार्ट हो जाएगा, ये सुपर ईगो वाला पार्ट हो जाएगा, और इड वाला पार्ट हो जाएगा। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसमें हमारे सारे डिज़ायर्स हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएँ हैं, और वो इच्छाएँ वाइल्ड इच्छाएँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि इच्छाओं पे तो कोई रोक नहीं है, और बहुत लोग अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं। इस समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व को दिखाने के लिए बहुत लोग अपने अंदर बहुत चीज़ें छुपा के रखते हैं, तो वो डिज़ायर्स हैं। और मेमोरीज़,
है ना। ऐसे मेमोरीज जिनको तुरंत एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके बिहेवियर को वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करेंगे। आपके पास्ट मेमोरीज, आपके साथ कोई घटना हो जाए और आपके साथ वो घटना पूरे ज़िंदगी चलेगी, आपको जो है वो परेशान करती रहेगी, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है चीज़ें। तो फ्रॉइड ने यही बोला था। फिर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकी इन्होंने दिया था। फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया था इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। इड में जो है हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे अंदर के डिज़ायर्स हैं, वो इड में हैं। वो डिज़ायर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, जो है जिसे एक्सेप्ट ना किया जाए, वैसे डिज़ायर्स भी इड में छुपे हुए होते हैं। वही ईगो जो है वो रेशनल पार्ट है। ईगो हमारा बैलेंस क्रिएट करता है, ये आप समझ लीजिए। और सुपर ईगो जो है ना वो हमारा मोरल है, मोरल स्टैंडर्ड है, हमारी वैल्यूज़ जितनी हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हम कहें तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल का आपका पर्सनालिटी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल ही जो आइडियल पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि कोई कहते हैं ना कि कोई भी ह्यूमन आइडियल ह्यूमन नहीं हो सकता, और अगर कोई ह्यूमन आइडियल ह्यूमन होगा तो वो क्या होगा, वो भगवान हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ जो है ना कि मोरल स्टैंडर्ड जो है वो सुपर ईगो में embody होता है। फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था फ्रॉइड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे पेपर में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो इस बार पूछा भी है। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने क्या बताया था कि देखिए हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे स्टेजेज हो जाए, जैसे कि ओरल यानी मौखिक, एनल गुदा, फैलिक यानी कि फलिक विलंबता लेटेंसी जो होता है, और जेनिटल यानी जनांग। तो ये जो है ना कहीं आपके चाइल्डहुड के स्टेजेस हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसा पर्सनालिटी जो है वो आएगा आप जब बड़े हो जाएंगे। हर स्टेज में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन जो है वो इन्वॉल्व है लिबिडिनल डिजायर्स के, जो कि अडल्ट पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है ना। तो वयस्क व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ऐसी कामेच्छाएं जो है वो शामिल होती हैं। अगर वो संतुष्टि उनको ना मिले बचपन में, तो वो जो है ना कहीं ये पर्सनालिटी को आपके शेप करेंगी, और उस हिसाब से एक ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है, ऐसा फ्रॉइड कहते थे। और इसको हम कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और इसी थ्योरी के लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, क्योंकि इनकी जो ये थ्योरी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा सेक्स के अराउंड ही रिवॉल्व होती थी, और इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और फिर फ्रॉइड ने अपने यहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझिए। तो फ्रॉइड ने सजेस्ट किया कि जैसे फैलिक स्टेज होता है ना, तो फैलिक स्टेज के दौरान बॉयज़ क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका जो अनकॉन्शियस डिज़ायर है, जो उनके मन में दबी हुई इच्छाएं हैं ना अपने मदर के लिए और अपने फादर के लिए हॉस्टिलिटी, मतलब यहाँ क्या फ्रॉइड बताते हैं कि जब बच्चा फैलिक स्टेज में होता है तो उसको अपने मदर से, अपने माँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और वो लगाव जो है वो एक फ़ीमेल के प्रति लगाव, और अपने पिता से जलन होने लगता है उसको, है ना। अपने पिता से वो जलने लगेगा और अपने माता के तरफ जो है उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा एज अ फीमेल, है ना। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें इन्होंने बताई थी फ्रॉइड ने, और इससे ही इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसको इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया, जो ये बॉयज़ वाला है। और यही सेम चीज़ अगर गर्ल्स के साथ हो रहा था तो इसको इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। तो फ्रॉइड ने ये सजेस्ट किया, गर्ल फैलिक स्टेज में आती है तो वो अनकॉन्शियस डिजायर अपने फादर्स के लिए फील करने लगती है, और मदर्स के लिए काफ़ी हॉस्टाइल हो जाती है, मतलब एक शत्रु की तरह, एक दुश्मन की तरह अपने माँ को देखने लगेगी लड़की, और लड़का जो है अपने पिता को एक दुश्मन की तरह, एक कॉम्पिटिशन की तरह देखने लगेगा। अगर इस स्टेज में बच्चे को अगर वो मेल है तो वो अपने मदर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखेगा, और अगर एक फीमेल है तो अपने पिता की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहेगी, है ना। तो ये चीज़ें जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया। बहुत लोग इस चीज़ को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, तो इस वजह से, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना। इसी वजह से यहाँ पर मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पर लेके चलते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज फ्रॉइड के साथ बहुत सारी रहीं, जैसे इनका जो एम्फेसिस था ना, ये ज़्यादा दबाव डालते थे सेक्सुअलिटी पे, है ना, कामुकता पे और अनकॉन्शियस बिहेवियर पे, आपके अचेतन मन। और हमारे अचेतन मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर छुपी हुई हैं, और ऐसा फ्रॉइड मानते थे। और इसीलिए इनके बहुत सारे थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे, और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे थ्योरी कोई दे सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक थे, जो कि प्रूव नहीं हुए। फिर महिलाओं पर जो उनके विचार थे ना, उनकी भी काफ़ी आलोचना की गई। मिसोगानिस्टिक इनकी जो सोच थी उसको काफ़ी ज़्यादा आलोचना झेलना पड़ा। इसके अलावा जो उनके तरीके थे, जैसे एम्पेरिकल सपोर्ट की कमी थी, यानी कि कोई भी अनुभव नहीं था। जो भी ये चीज़ें कह रहे थे, इड, ईगो, सुपर ईगो, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फिर जितने भी पर्सनालिटीज़, तो ये सारे जो है ना, ये इसका कोई एम्पेरिकल सपोर्ट नहीं था, बल्कि ये बस ऐसे
कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके और ये बता रहे थे, जिससे कि काफ़ी डिबेट हुआ, साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं रही, जो वैज्ञानिक वैधता है उसके बारे में बहस हुई। लेकिन इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बावजूद फ्रॉइड का जो काम है ना, वो मॉडर्न साइकोथेरेपी में उसने एक फाउंडेशन की तरह काम किया, उसने एक नींव की तरह काम किया, और इनके जो तरीके हैं इससे साइकोलॉजी, लिटरेचर और कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। और इनके कॉन्सेप्ट्स जैसे फ्रॉइडन स्लिप्स, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारे जो है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में जो इन्होंने बताया कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से हमारा जो पूरा बिहेवियर है पूरे लाइफ का वो डिसाइड होता है, तो ये आज भी जो है वो इंटीग्रल है, आज भी जो है उसको उतना ही तवज्जो दिया जाता है। फ्रॉइड के टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए, जो एनल टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने बताया था, गुदा प्रकार, तो इसके क्या क्या लक्षण हैं। पहली चीज़ कि भाई ऑर्डरलीनेस, सुव्यवस्था, यहाँ पर स्टबर्ननेस होता है यानी हट होता है, और स्टिंजीनेस होता है यानी कंजूस। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको यहाँ पर आप जो है वो व्यवस्था सिखा सकते हैं, उसको आप सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग वाला जो स्टेज है ना, उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये जो है एनल टाइप, इसको हम कैसे कहते हैं, जहाँ पर आप बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कैसे टॉयलेट में बैठना है, कैसे टॉयलेट से बाहर आना है, कैसे हैंड वॉश करना है, ये सारी चीज़ें एनल टाइप में आता है। यहाँ पर जो है अगर कोई इंडिविजुअल इसी स्तर पर रह जाए, है ना, इसी स्तर पर कोई व्यक्ति अगर ठहर जाए, तो उसके अंदर क्या ट्रेट्स आ जाएंगे बड़े होके। तो देखिए, वो सबसे पहले तो कंट्रोल एंड ऑर्डर उसके अंदर नहीं रह जाएगा, है ना। और टॉयलेट ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस, अगर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया से ना दिया जाए, तो वो बड़े होकर भी, कई बार आप बच्चों को देखते हो कि बड़े हो जाते हैं और फिर भी वो अपने मम्मी को, अपने पापा को जो है साथ ले जाते हैं टॉयलेट के लिए। तो वो चीज़ें, मतलब बड़े का मतलब मैं एडल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एडोलेसेंस एज तक भी मैंने देखा है ऐसा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है, और ये अगर इसी स्टेज पे कोई बच्चा रह जाए तो फिर ये वाली प्रॉब्लम उसके साथ होती है। तो इसीलिए शौचालय प्रशिक्षण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि नियंत्रण और व्यवस्था बनाई जा सके। तो जहाँ भी ऑर्डर की बात आए, जहाँ भी हठ की बात है कि कोई बच्चा जिद करता है, बहुत ज़्यादा अड़ जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत कंजूस होता है, तो वो एनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो जाएगा। फिर फैलिक, इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन भी देखने को मिला था एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर इसके क्या लक्षण हैं। तो देखिए, आत्म प्रेम, सेल्फ लव जिसे, या फिर नार्सिसिज्म। आप देखते हो कई लोग जो है ना वो बड़े हो जाते हैं लेकिन बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं खुद को लेके, बार बार शीशे में जाके खुद को देखेंगे, फिर दूसरों के सामने सिर्फ अपनी तारीफ़ करते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं अपने मियाँ मिठू बनना। फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने अराउंड ही वो सेंटर्ड रहते हैं, किसी और के सफलता के बारे में नहीं सुन सकते हैं, किसी और को अगर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाए तो उसको ये नहीं सह सकते हैं। तो ये लोग फैलिक स्टेज में जो है ना अटक गए हैं। फिर एग्जिबिशनिज्म, इसमें प्रदर्शन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, अपने आप को सेंटर में रखने के लिए, और अटेंशन सीख करते हैं बहुत ज़्यादा, कि उनको ये लगता है कि ध्यान जो है सिर्फ उनके तरफ रहे। तो ऐसे लोग फैलिक स्टेज में फंस चुके हैं, जो बचपन का ये स्टेज है। लेकिन कई लोग जो है ना ऐसे स्टेज में उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उनको काफ़ी अटेंशन मिलता है और वो बड़े होने तक भी यही स्टेज में है। मैंने तो खुद कई लोगों को इस स्टेज में देखा हुआ है। ये फैलिक स्टेज जो है, अगर इसको डिस्क्राइब करें हम, तो देखिए, जो भी इस स्टेज पर रह जाएगा ना, वो सेल्फ आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा प्रीऑक्युपाई हो जाएगा। मतलब कि स्तर पर व्यक्ति आत्म पहचान के मुद्दों में व्यस्त रहेगा, घमंड आ जाएगा उसके अंदर, गर्व आ जाएगा, और सिर्फ वो अटेंशन सीख करेगा, ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कई बार आप देखते हो ना, कई लोग ऐसे सोसाइटी में आपको दिख जाएंगे जो सिर्फ अटेंशन सीख करते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर तो ऐसे लोगों की जो है लाइन लगी पड़ी है। तीसरा जो स्टेज है वो ओरल सैडिस्टिक टाइप। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आक्रामकता, एग्रेशन, एनवी और मैनिपुलेशन, है ना, ये इस स्टेज का जो है ट्रेट है। तो मतलब इसमें जलन, ईर्ष्या, और इसके बाद से आक्रामकता, एग्रेशन, ऐसे लोग जो किसी से जलते रहते हैं, किसी को देख के बहुत आक्रामक हो जाते हैं किसी बात पे, तो ऐसे लोग जो है ना वो इसी स्टेज में रह गए हैं, ओरल सैडिस्टिक टाइप। और जो भी इंडिविजुअल्स इस स्टेज पे फिक्सेट हो गए हैं, वो अक्सर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते रहते हैं, है ना। जैसे ओरल एक्टिविटीज़ के दौरान, जैसे कई लोग हैं बाइटिंग कर देंगे, है ना, दांत काट लेंगे, फिर कुछ कटाक्ष आपसे बहुत कोई बात कहेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा तीखी बात कह देंगे। तो ऐसे लोग जो हैं ओरल सैडिस्टिक टाइप। आप समझ सकते हो कि बहुत लोग जो हैं गांव में आपको देखने को मिलता है ना कि बहुत ऐसे सास हैं जो अपने बहू को लेके काफ़ी ताने कसती हैं, तो वो आप मान सकते हो कि ओरल सैडिस्टिक टाइप की वो सासें हैं, है ना। ये थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। ओरल पैसिव टाइप, ये क्या है? तो इसमें डिपेंडेंसी, पैसिविटी और गलिबिलिटी यानी ट्रेट्स इसके हैं ओरल में, जो निर्भरता होता है, निष्क्रियता होता है और भोलापन होता है। तो देखिए, ऐसे स्टेज पे अगर कोई है,
तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा दूसरे के ऊपर। कई बार आप देखते हो आपके लाइफ में भी कई लोग ऐसे दिखेंगे जो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ जो है मम्मी से कराएंगे, अपने वाइफ से बोलेंगे, या फिर कुछ नौकर है तो उसको परेशान करेंगे, खुद से अपना काम नहीं करेंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पैसिव बिहेवियर रखते हैं, है ना। फिर जो ये क्यों हुआ, जो भी खिलाने के दौरान उनके अनुभव रहे ना, उनसे ये उपजा है ये चीज़। और इससे कि क्योंकि अगर आप बचपन में बच्चे को बहुत ज़्यादा उनको अपने हाथों से खिला रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, खुद से कुछ करने नहीं दे रहे हो, तो फिर ये वाले स्टेज में लोग फंस जाते हैं और बड़े होने तक उनके अंदर ये बिहेवियर रहता है। ये सारे जो है वो फ्रॉइड के द्वारा दिए गए पर्सनालिटी के टाइप्स हैं। फिर स्टेजेज अगर हम देखें तो ओरल स्टेज क्या है, 0 से 1 साल, इसका एज याद रखिएगा। इसका फोकस होता है माउथ। ओरल स्टेज में सकिंग, बाइटिंग, 1 साल तक बच्चा क्या करता है, वो सक करेगा या फिर बाइट करेगा, है ना, दांत काट लेता है, उसको ज़्यादा ये सारी चीज़ें भी पता नहीं होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो इनका कॉन्फ्लिक्ट, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो किस बेसिस पे होता है। देखिए, इसमें बच्चा जो है वो ट्रस्ट और डिपेंडेंसी डेवलप करता है ना। इसमें बच्चा पूरी तरीके से अपने मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, और इस वजह से इसमें ट्रस्ट और डिपेंडेंसी वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। और अगर हम देखें तो ये वीनिंग जो है ना, ये क्या होता है कि एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है वीनिंग इज़ अ प्रोसेस, जो कि हम अगर एक कोई भी नवजात शिशु है, एक इन्फेंट है या फिर यंग चाइल्ड है, इसको हम अलग अलग डाइट देते हैं ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला यानी माँ का दूध से उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो, तो इसको हम कहते हैं वीनिंग। तो बच्चा जो है वो बाहर की चीज़ें ना खा के वो इस स्टेज में सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा ना, तो उसको धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करते हो बाहर की चीज़ें, जैसे कि थोड़ा रोटी खिला दिया, थोड़ा सेरेलैक खिला दिया, कुछ भी खिलाया, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट बन जाती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट बनने का मतलब क्या है कि ये उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, ये दांत काट लेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा करेगा। तो ये इस एज में ये वाला रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का। फिर एनल स्टेज में आ जाते हैं, जो 1 से 3 साल के बीच होता है, और इसका फोकस जो है ना वो एनस होता है, जो गुदा होता है वो इसका फोकस होता है। यहीं पे हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये स्टेज जो है ना सेल्फ कंट्रोल और ऑटोनॉमी सिखाने का है। बच्चा कैसे कंट्रोल करता है अपने टॉयलेट को, कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो एक टॉयलेट सीट पे जाके और उसके बाद टॉयलेट करे, फिर ऑटोनॉमी आए उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाया जाता है। और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है यहाँ पर, जो एनल स्टेज में होता है। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल वाला जो एज है, तो यहाँ पर जो फोकस होता है ना वो जनांग पे, जेनिटल्स पे होता है। और इसी एज में जो हमने पढ़ा था ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो बॉयज़ के लिए होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो गर्ल्स के लिए होता है, तो वो अराइज होता है इसी वाले स्टेज में। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है यहाँ पर, सेक्सुअल आइडेंटिटी और अट्रैक्शन हो जाता है ऑपोजिट सेक्स पेरेंट से। यानी कि एक बॉय है तो उसके अपने मदर से, और एक गर्ल है तो उसको अपने फादर से अट्रैक्शन होता है, और वो जो है वो जलन हो जाता है दूसरे पेरेंट से, ऐसा फ्रॉइड कहते हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न अगर हम देखें तो देखिए, वो जेंडर आइडेंटिटी और मोरालिटी को अभी इस्टेब्लिश नहीं किया होता है, और उसको इस्टेब्लिश करना होता है। उसको ये पता नहीं होता है कि हमारी माँ हैं, हमारे पिता हैं, तो वो उनसे हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए, हमारी जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसमें हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में भी इसको कोई भी खबर नहीं होता है ना। तो ये मोरालिटी, ये जेंडर आइडेंटिटी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करवाने वाला जो स्टेज है ये है, और इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ये वाला जो सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स पेरेंट। फिर जेनिटल स्टेज आता है जो प्यूबर्टी के बाद आता है, यानी कि आप कह सकते हो कि प्यूबर्टी के बाद यानी 12 साल के बाद वाला जो स्टेज होता है। यहाँ पर जेनिटल्स पे फोकस होता है, जनांग पे यहाँ पे फोकस होता है, लेकिन ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो जो भी यहाँ पर बच्चे होते हैं वो किशोर या फिर किशोरी बनते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे चेंजेज, बॉडीली चेंजेज आते हैं, फिजिकल चेंजेज आते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर आता है। और जो यहाँ पर लड़के हैं उनका आवाज़ यहाँ से भारी होता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बॉडीली फिजिकल चेंजेस आती हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर, और सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला स्टेज है जेनिटल स्टेज। और इसका रीज़न क्या होता है, मैच्योर अडल्ट रिलेशनशिप्स जो हैं वो इसके रीज़न होते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो जाते हैं और उनको अडल्ट रिलेशनशिप में वो जाते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में फिर क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, जो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने का कॉन्फ्लिक्ट है। यानी उस टाइम पे बच्चे जो है ना वो काफ़ी क्लोज रिलेशंस बनाते हैं अपोजिट सेक्स से, और इससे ये वाला कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जेनिटल स्टेज वाला, है ना। तो ये आया था, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और बहुत लोग इस टॉपिक से जो है वो हटते हैं, कतराते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एजुकेटर, क्योंकि
अगर एजुकेटर आपको ये चीज़ समझाएगा नहीं तो आप समझोगे कैसे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज में हैं और उसको समझाना ज़रूरी है, और ये हमारी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड्स के जो स्टेजेज और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है, अगर इसको हम मैच करें तो देखिए, ओरल स्टेज यहाँ पर क्या होता है, ट्रस्ट और डिपेंडेंसी इस्टेब्लिश होता है। एनल स्टेज यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल और ऑटोनॉमी। फैलिक स्टेज यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी और मोरालिटी। और जेनिटल स्टेज तो यहाँ पर मैच्योर एडल्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप याद रखिए। अगर फ्रॉइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आई होप कि अब आप कुछ गलती नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को जितने लोगों तक हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है फ्रॉइड के ऊपर। नीचे कमेंट करके बताइए कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। तो बिल्कुल ज्ञानस्थली क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि मेरा ये पढ़ाया हुआ फ्रॉइड का पूरा आज का पर्सनालिटी आपको पसंद आया हो, और आपका जो फीडबैक है उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन देखता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पर्सनालिटी के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।